हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे क्लोनिंग की कि क्लोनिंग क्या होती है। क्लोनिंग जो शब्द है उसका ग्रीक भाषा के शब्द क्लोन से लिया है और जिसका मतलब होता है ट्विंग्स, टहनी। जिस प्रकार प्लांट में सोमेटिक रिप्रोडक्शन हेतु कलम रोपण द्वारा समजात तथा हूबहू प्लांट को उत्पन्न किया जाता है, ठीक उसी तरह से इस टेक्निक का डेवलपमेंट करके जो एनिमल्स के समान जो उनकी कृतियाँ उत्पन्न करने हेतु किया जाता है, जिसे क्लोनिंग कहते हैं। हम देखते हैं कि जो पौराणिक समय से यह जो व्यक्ति है वो कल्पनाशील रहा है और इसी प्रकार की कल्पनाओं के तहत क्या विभिन्न एनिमल्स मानव सहित की एक समान कृतियों को बनाया जा सकता है। जॉन डाल्टन ने अपने जो उपन्यास था द एक्सपेरिमेंट, इसी प्रकार की जो कल्पनाएं थी उनको चित्रण किया है, परंतु उस समय तक जो मैमल्स में क्लोनिंग नहीं हो पाई। साइंटिस्ट जगत में जो इन कल्पनाओं से लंबे समय तक शोध कार्य में रुचि बनी रही, जो अंततः डोली भेड़ के उत्पन्न होने के साथ कुछ पूर्ण हो सकी। फिर भी मानव में क्लोनिंग के द्वारा बिल्कुल एक समान अन्य मानव बनाना वैज्ञानिकों के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। यद्यपि अनेकों राष्ट्रों ने मानवीय क्लोनिंग पर प्रतिबंध लगाए, फिर भी इस टेक्निक का यूज मेडिसिन हेतु बहुत लाभदायक हो सकता है। नॉर्मली अपन स्पर्म ओवा के फर्टिलाइजेशन से उत्पन्न जाइगोट के में संपूर्ण एनिमल्स डेवलप करने की कैपेसिटी पाई जाती है। यह एक टोटिपोटेंट सेल्स व अनडिफरेंटेड सेल्स है। डेवलपमेंट के दौरान सेल्स में डिफ्रेंशिएशन होता रहता है और इस तरह की जो डिफरेंटेड सेल होती हैं उनसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करना लगभग असंभव कार्य है। यदि सभी सेल्स के जो न्यूक्लियस जो अपना जाइगोट होता है उसके केंद्रक के समान होते तो डिफरेंटेड सेल्स के न्यूक्लियस द्वारा कंप्लीटली एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के संबंध में सोचा जा सकता है। तो क्योंकि इनके लिए जो अपन देखते हैं कि क्लोनिंग हेतु 3 कार्य करने की आवश्यकता होती है। पहला है एग को डैमेज किए बिना ही उसके न्यूक्लियस को सेपरेट करना। किसी सेल से न्यूक्लियस को विलगित करना तथा उसे डोनर न्यूक्लियस का न्यूक्लियस रहित अंडे में प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट करना। जो दाता केंद्रक होता है उसके केंद्रक रहित जो ओवा होता है उसमें उसको ट्रांसप्लांट करना। इस प्रॉब्लम के समाधान हेतु जो रॉबर्ट ब्रिग्स और थॉमस किंग ने सबसे पहले इस टेक्निक का डेवलपमेंट किया और लियो पाई मेंडक राना पाइपिन्स के एग में ग्लास की निडल को चुबाकर उसे एक्टिव किया, जिससे कि एग में फर्टिलाइजेशन के दौरान होने वाले बायोकेमिकल्स व सेलुलर चेंजेज होने लगते हैं। उसके पश्चात oocyte को भेद कर न्यूक्लियस को सेपरेट किया। इस टाइप की जो सेल्स होती हैं वो एक्टिव तथा केंद्रक रहित थी। माइक्रोपिपेट की सहायता से जो डोनर न्यूक्लियस को ट्रांसप्लांट कर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले कि जो डोनर न्यूक्लियस के साथ उसकी मूल सेल्स का कुछ साइटोप्लाज्म होना चाहिए। डोनर व रिसेप्टर के साइटोप्लाज्म का जो रेशो है वो 1:10⁵ होना चाहिए। ब्लास्टुला के न्यूक्लियस में डेवलपमेंट करने की कैपेसिटी पाई जाती है, परंतु थॉमस किंग ने लेटर स्टेज एम्ब्रियो के न्यूक्लियस को ट्रांसप्लांट कर एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सफलता प्राप्त नहीं कर सके और फ्रॉग के क्लोनिंग में पूर्णतः सफलता सबसे पहले
गर्डन ने व उसके जो सहयोगी थे उनको मिली। उन्होंने जीनोपस फ्रॉग में केंद्रक प्रत्यारोपण प्रयोग किया, जो इस प्रकार था कि होस्ट व ओवा सेल्स में न्यूक्लियस सेपरेट कर इसे इन्यूक्लिएटेड बनाया। डोनर न्यूक्लियस हेतु टैडपोल लार्वा की जो इंटेस्टाइन एंडोडर्मल सेल्स का चयन किया। डोनर न्यूक्लियस को होस्ट एग में ट्रांसप्लांट कर डेवलपमेंट प्रारंभ किया। तो इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले कि कुछ विभेदित सेल्स के न्यूक्लियस में टोटिपोटेंसी पाई जाती है, अर्थात इनके न्यूक्लियस में कंप्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट की कैपेसिटी पाई जाती है। डेवलपमेंट के बढ़ने के साथ साथ सेल्स के न्यूक्लियस में यह कैपेसिटी घटती जाती है। एंडोडर्म की सेल्स के न्यूक्लियस डोनर न्यूक्लियस में जेनेटिक मेकर्स पाए जाते हैं, जिससे इसे होस्ट न्यूक्लियस में से विभेदित किया जा सकता है। इस प्रकार जो एडल्ट जो फ्रॉग को डेवलप्ड किया जा सकता है, जो डोनर न्यूक्लियस वाले फ्रॉग के एग्जैक्टली सेम होता है। गर्डन के जो ये रिसर्च किए उनमें जो वैज्ञानिक जगत के समक्ष बहुत सारे प्रश्न आए कि ऐसा हो सकता है कि जो उपरोक्त अपन ने इंटेस्टाइल एंडोडर्म में न्यूक्लियस ट्रांसप्लांट में कंप्लीटली सावधान न रखी हो, जिससे उनके एम्ब्रियो की जो गट होती है उससे गुजरने वाली पीजीसीएस का प्रत्यारोपण हो गया हो। टैडपोल की जो इंटेस्टाइन एंडोडर्म को कंप्लीटली विभेदित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो डिफरेंटेड सेल्स होती हैं उनको क्लोनिंग हेतु रिवर्सिबिलिटी दर्शानी होती है। सैली हैनन ने 1970 के अनुसार जो डोनर न्यूक्लियस की क्लोनिंग हेतु सक्षम बनाने के लिए स्पर्मीन से उपचारित करना चाहिए तथा प्रत्यारोपण के पश्चात सेल्स को कुछ समय ठंडा करना चाहिए, ताकि जो डोनर न्यूक्लियस होता है वो होस्ट साइटोप्लाज्म से अडेप्टिव हो सके। स्पर्मेटिन स्टोन में क्रोमेटिन से सेपरेट कर न्यूक्लियस को पुनः नए विन्यास ग्रहण करने में मदद करता है। तो उपरोक्त जो रिसर्च से यह अवश्य स्पष्ट है कि जो डिफरेंटेड सेल्स में डेवलपमेंट की कैपेसिटी होती है। प्लांट्स में जो वयस्क के विभेदित जो केंद्रक से पूर्ण पादप को उत्पन्न किया जा सकता है। कैरेट व टैबेको में इस प्रकार की कैपेसिटी पाई जाती है। एफसी स्वीटवर्डन के अनुसार जो कैरेट की जड़ होती हैं वो विभेदित टिश्यूज में मुख्यतः फ्लोएम के टुकड़ों से नए प्लांट को उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु प्लांट व एनिमल्स के विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट होता है। पादपों में पादप भाग को रोपित करने पर उनमें सोमेटिक रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एनिमल्स की स्किन व उसकी ब्लड वेसल्स में कई ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जिसे प्रेरित करने पर नर्वस व टैडपोल के हार्ट का नर्वस सिस्टम और टैडपोल के जो हार्ट का डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो बॉडी में उपस्थित कई केंद्रकों के समान जीन्स भी उसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनमें क्लोनिंग होती है।